हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो डिस्कस कर रहे हैं साइंस सैंपल पेपर 2025-26 का सोल्यूशन। सो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 25 द फॉलोइंग एक्टिविटीज सेटअप इन द साइंस लैब बाय टीचर। ही clamped an aluminum wire on the stand and fixed a pin free end of the wire using wax. Then he heated the wire with a burner from the end where the wire was clamped. Student observer the pin fall off. If the teacher replaces If the teacher replaces aluminum wire by the silver wire, will the student observation change? Justify your answer। तो पहला आपको बताना है कि अगर टीचर ने एल्यूमिनियम वायर की जगह अगर सिल्वर का वायर इस्तेमाल कर दिया है तो बताइए कि क्या स्टूडेंट का ऑब्जर्वेशन चेंज हो जाएगा कि नहीं होगा चेंज। ओके, अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है, नहीं होने के साथ साथ आपको बताना भी है कि अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा और होगा तो क्यों होगा। सेकेंड पार्ट, विल द एल्यूमिनियम वायर मेल्ट? क्या एल्यूमिनियम वायर मेल्ट होगा? गिव रीजन फॉर योर आंसर। क्या एल्यूमिनियम वायर मेल्ट होगा कि नहीं होगा? चलिए अब देखिए, फर्स्ट पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, इफ द टीचर रिप्लेसेस एल्यूमिनियम वायर बाय सिल्वर वायर विल द स्टूडेंट ऑब्जर्वेशन चेंज? क्या स्टूडेंट का ऑब्जर्वेशन चेंज होगा? आंसर है नो, कोई ऑब्जर्वेशन चेंज नहीं होगा, है ना। मतलब पिल पहले भी ड्रॉप हो रही थी और अभी भी ड्रॉप होगी। द पिल विल ड्रॉप आउट एंड इट विल टेक लेस टाइम टू ड्रॉप बिकॉज सिल्वर इज अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन एल्यूमिनियम। हाँ, तो यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं, टाइम की बात नहीं भी करेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, क्योंकि इन लोगों ने ये नहीं पूछा है यहाँ पे कि कौन सा कम टाइम लेगा कौन सा ज्यादा टाइम लेगा, केवल जस्टिफाई करने को दिया। तो जस्टिफिकेशन में आपको लिखना पड़ेगा बिकॉज एल्यूमिनियम एंड सिल्वर आर बोथ द मेटल्स। क्या दोनों मेटल लिखे आपने? अगर दोनों लिखे कि बोथ द मेटल्स, बोथ आर द मेटल्स हैं, सो दे आर कंडक्टर ऑफ हीट, से आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अगर ये लाइन लिखी आपने तो उसमें 1 मार्क्स मिलेगा। विल द एल्यूमिनियम वायर विल मेल्ट? आंसर है नो। क्या एल्यूमिनियम वायर मेल्ट होगा? नहीं होगा। क्यों मेल्ट नहीं होगा? बिकॉज एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। भाई एल्यूमिनियम के कुकर बने होते हैं घर में चावल बनाने के लिए, क्या चावल पकता है तो कुकर मेल्ट हो जाता है? नहीं। तो जब वो मेल्ट नहीं होगा तो एल्यूमिनियम का वायर भी मेल्ट नहीं होगा। नो, एल्यूमिनियम वायर विल नॉट मेल्ट बिकॉज मेटल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। यस, तो अगर दोनों आपने सही लिखे हैं तो यू विल बी गिवन 1 एंड 1 मींस 2 मार्क्स आपको मिलेंगे। डन, क्लियर। एल्यूमिनियम वायर कैन मेल्ट, हट जाएगा बेटा जी, कैन बी मेल्ट। पूरा स्टेटमेंट पढ़िए क्या लिखा है होगा। देखिए बच्चों, जिसने कहा है कि एल्यूमिनियम वायर कैन बी मेल्ट, तो बेटा आपको एल्यूमिनियम की मेल्टिंग का प्रोसेस जानना पड़ेगा। एल्यूमिनियम वायर को सॉन एल्यूमिनियम को नॉर्मल परिस्थितियों में आप मेल्ट नहीं कर सकते हो, स्प्रिट लैम्प से तो कर ही नहीं सकते हो। उसके लिए आपको क्लीन चाहिए, मतलब भट्टी चाहिए एल्यूमिनियम पिघलाने वाली, समझ गए ना। तो यहाँ पर आंसर नो ही होगा, ठीक है ना। तो इस सिचुएशन को देखते हुए क्या एल्यूमिनियम वायर मेल्ट होगा? नो, ठीक है ना। तो अब यदि किसी बच्चे ने कैन लिखा है, एल्यूमिनियम वायर कैन बी मेल्ट, तो यहाँ की मार्किंग स्कीम को देखते हुए उसके मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आंसर स्कीम में सीधे सीधे क्या लिखा है? नो लिखा हुआ है। आपको इस सिचुएशन पे जवाब देना है, केस बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना। आपको इस सिचुएशन पे जवाब देना है बच्चों। तो इस सिचुएशन पे एल्यूमिनियम वायर मेल्ट होगा क्या? स्प्रिट लैम्प से मेल्ट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, तो नो है आंसर। मेन स्प्रिट लैम्प दे रहा है ना आपको, स्प्रिट लैम्प से कैसे भाई, मोमबत्ती से कैसे मेल्ट कर लोगे आप एल्यूमिनियम वायर को? नहीं कर पाओगे। एल्यूमिनियम वायर को मेल्ट करने के लिए आपको चारकोल के टुकड़े चाहिए, हाई टेम्परेचर उस मशीन से क्रिएट करना पड़ेगा, तब जाके कहीं मेल्ट होगा। सही है, हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, अटेम्प्ट आइदर ऑप्शन ए और बी, बट आपको दोनों करने हैं, मैंने पहले बोले हैं। एन एलिमेंट एक्स इज स्टोर्ड इन द केरोसिन, भाई नाम सुनते ही पता चल गया कौन है एक्स, कौन है एक्स, हाँ बोलो जोर से। अरे केरोसिन में किसको स्टोर किया जाता है? मिट्टी के तेल में किसको रखा जाता है? नहीं बताओगे? अच्छा, एंड कैन नॉट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स और यूजिंग ए रेड्यूसिंग एजेंट, और इसको रेड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करके इसके ओर से एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। एक्स फॉर्म एन आयनिक कंपाउंड ऑन रिएक्शन विद क्लोरीन, वी कैन स्टोर एक्स इन वाटर, कैन वी स्टोर एक्स इन वाटर? गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। आइडेंटिफाई एलिमेंट एक्स, नेम अ प्रोसेस यूज टू राइट द इक्वेशन फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ एक्स फ्रॉम द ओर। देखिए पहला पार्ट तो इसका सिंपल है, आपका एसिड बेस से या कह लो सिंपल आ गया है, और सेकंड वाला जो पार्ट है आपका वो आ चुका है मेटल एंड नॉन मेटल से। तो आपने किया कि नहीं किया 26? इसका बी वाला पार्ट किया है। चलिए यदि मैं अभी फर्स्ट वाले पार्ट को पूछ लूं तो आप बता सकते हैं कि एक्स क्या है?
नहीं पता? बचपन से पढ़ के आए होगे भैया कि एक्स किसको स्टोर किया जाता है केरोसिन में? सोडियम को। किसको स्टोर किया जाता है? सोडियम को। तो भैया एक्स होगा सोडियम, क्योंकि केरोसिन में सोडियम को स्टोर किया जाता है। क्या आप एक्स को पानी में रख सकते हो? क्या सोडियम को पानी में रख सकते हो? आग पकड़ लेगा, है ना? सो यस, सेकेंड पार्ट इसका, नो एक्स इज हाईली रिएक्टिव एंड विल कैच फायर। सो इट विल कैच फायर। सो दिस इज अ सोडियम, ये सोडियम होता है, ठीक है ना? सेकेंड पार्ट हम लोग मेटल एंड नॉन मेटल जब चैप्टर हो जाएगा तब डिस्कस करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट बी। The domes of many buildings in Europe are made up of copper. These domes now appear greenish in color. Why do the domes appear greenish through the copper is orange red in color? बनना चाहिए आप लोगों से, है ना? ग्रीनिश क्यों दिखता है ये, जबकि कॉपर का कलर क्या होता है? लाल ऑरेंज कलर का होता है, रेड ऑरेंज। सेकेंड पार्ट, इन योर ओपिनियन शुड द कॉपर डोम्स बी रिप्लेस्ड बाय आयरन डोम्स टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ चेंज इन कलर ऑफ द कॉपर डोम्स? क्या कॉपर के डोम को आयरन के डोम से बदल देना चाहिए इस समस्या से हल होने के लिए? थर्ड, domes used to be made from thin sheet of metal. Why did the ancient architects use copper to make like domes? मेक डोम्स होते हैं जो कॉपर के बनते हैं, पतली पतली शीट के। एनिशियंट पुराने आर्किटेक्ट जो लोग थे वो इसका इस्तेमाल क्यों करते थे? चलिए देखिए, तो फर्स्ट पार्ट है, व्हाई डू द डोम्स अपीयर ग्रीनिश थ्रू द कॉपर इज ऑरेंज रेड इन कलर? आंसर, कॉपर गेट ऑक्सीडाइज ऑब्लिक कोरोडेड। यस, कॉपर ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, यू कैन से ऑल कोरोडेड हो जाता है। टू वेज आर, ऑक्सीडाइज हो जाएगा या कोरोड हो जाएगा। ऑक्सीडाइज, है ना, टू द बेसिक कॉपर कार्बोनेट। ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बनेगा बेटा? कॉपर कार्बोनेट बनेगा। कोरोड होगा बेटा तो एसिड से कोरोड होगा। विच इज ग्रीनिश इन कलर, पहला रीजन, विच इज ग्रीनिश इन कलर। तो अगर आपने ऑक्सीडाइज लिखा है वर्ड, है ना, ऑक्सीडाइज और कोरोड लिखा है, और साथ ही साथ कॉपर कार्बोनेट लिखा है, क्योंकि बताना पड़ेगा, क्योंकि ग्रीन कलर के बारे में इन लोगों ने पूछा हुआ है कि भैया ग्रीन कलर क्यों आ रहा है। तो वो ग्रीन कलर जो है वो उसका कारण ही है, ग्रीन कलर का क्या कारण है? ग्रीन कलर का उसका कार्बोनेट, ठीक है ना? यस, तो कार्बोनेट लिखना बहुत जरूरी है। तो अगर आपने कार्बोनेट का जिक्र किया है तो यहाँ पे वन वन मार्क्स मिलेंगे। सेकेंड केस क्या है, इन अवर योर ओपिनियन शुड द कॉपर डोम्स बी रिप्लेस बाय द आयरन डोम्स? नो भाई, बिल्कुल नहीं। नो, आयरन विल रस्ट, आयरन इवन ज्यादा रिएक्टिव होता है, एंड रेडिश लेयर ऑफ द रस्ट विल कम ऑफ एक्सपोजिंग आयरन टू द एयर। और आयरन के ऊपर जब रेस्ट लगेगी बेटा तो ये रेडिश लेयर ऑक्साइड की बन जाएगी, और ये रेडिश लेयर जो होती है नई वाली ऑक्सीजन के लिए और सेंसिटिव होती है, मतलब कहती है आओ और अटैक करो, ऑक्सीजन आओ और खा जाओ। द डोम विल नॉट बी स्टेबल, और एक दिन डोम जो होगा गिर जाएगा, स्टेबल नहीं होगा। मगर कॉपर के साथ ऐसा नहीं है। कॉपर ऑन द अदर हैंड ऑन कोरोजन फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव लेयर विच डज नॉट अलाउ फर्दर कोरोजन। मगर जो कॉपर होता है वो आगे कोरोजन नहीं होगा, क्योंकि कॉपर की लेयर में आएगी कॉपर, जैसे ही आपके पास में कॉपर आएगा तो बेटा देखो यहाँ पे अपने पास में क्या बन जाएगी? ग्रीन लेयर बन जाएगी इसके ऊपर, ठीक है? ग्रीन कलर की लेयर बन जाएगी, एंड दैट लेयर इज ऑफ कॉपर कार्बोनेट। और ये क्या करेगी? आने वाले फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड को कहेगी नहीं नहीं, बात वापस जाओ, यहाँ पे कोई कोरोजन नहीं हो पाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड वापस लौट जाएगी, मतलब नीचे जो कॉपर है उसको क्या देगी? प्रोटेक्शन। थर्ड पार्ट, कॉपर इज हाईली मेलेबल, मैंने बता दिया इसमें। थर्ड पार्ट जो क्वेश्चन था, डोम्स यूज टू मेड फ्रॉम थिन शीट्स ऑफ मेटल, व्हाई डिड द एनिशियंट आर्किटेक्ट यूज कॉपर टू मेक डोम? आंसर इज, कॉपर इज हाईली मेलिएबल। यस, ये लाइन लिखनी इंपॉर्टेंट है, टीचर ये लाइन देखेगा केवल। highly malleable metal in thin sheet can be used to different shape of roofs like shape of dome. ओके okay? आप यहाँ पे एक पॉइंट और जोड़ सकते हैं, हाईली मेलिएबल प्लस लेस रिएक्टिव। क्या बोलेंगे? लेस रिएक्टिव। तो ये भी आपका इसको, तो आपके 1 1 1 3 मार्क्स। अब अकॉर्डिंगली देख लीजिए आपने कितना सही लिखा है, उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27। Amrita electrolyzed distilled water using the setup as shown in figure. She was accepting two gas to be evolved at anode and cathode. कल ही पढ़ाया ये क्वेश्चन आप लोगों को, है ना, 3 मार्क्स का। चलिए ये सेटअप है, ये सेटअप हमने देखा एनसीईआरटी में। यहाँ पे दो गैस आती हैं बच्चों, देखिए यहाँ पे बैटरी का है, ओके, दो गैस आती हैं, टेस्ट ट्यूब लगा हुआ है। सडनली शी रियलाइज द बल्ब इन द सर्किट डिड नॉट ग्लो व्हेन शी यूज डिस्टिल्ड वाटर। ओके, मतलब यहां पर उसने एक बल्ब लगाया है इस सर्किट में और वो बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, ठीक है ना? ये अपना सिस्टम है,
बल्ब लगाया है, तो यदि मैं आपको बल्ब लगा के दे दूं तो बेटा यहाँ पर कहीं वायर में बीच में बल्ब लगाया गया होगा। तो फर्स्ट केस में उसने देखा कि बल्ब नहीं लगाया गया है। आफ्टर द दिस रियलाइजेशन सी एडेड अ सब्सटेंस टू डिस्टिल्ड वाटर एंड इलेक्ट्रोलिसिस टेक प्लेस। तो क्या था, पहले उसने डिस्टिल्ड वाटर लिया था तो बल्ब ग्लो नहीं हुआ था, मतलब करंट फ्लो नहीं हुई थी। और सेकेंड केस में उसने उसमें कुछ मिलाया, उसने कुछ मिलाया है डिस्टिल्ड वाटर में, और भैया बल्ब चमक पड़ा, बल्ब जल गया। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन अबव। फर्स्ट क्वेश्चन, which gas she expecting to be formed at anode which are at cathode। बताओ भाई, एनोड पे कौन सी गैस आएगी? मान लो ये प्लस है और ये माइनस है, तो एनोड पे क्या आएगा? हाइड्रोजन या ऑक्सीजन या क्लोरीन या फ्लोरीन या कार्बन डाइऑक्साइड, व्हाट गैस? बोलो क्या आई है? हाँ, एनोड पे ऑक्सीजन। चलिए, एनोड पे आपने कहा ऑक्सीजन, और कैथोड पे बोलो, कैथोड पे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, ठीक है ना? चलिए, सो कह रहा है पहला क्वेश्चन है विच गैस सी एक्सपेक्टिंग टू बी फॉर्म्ड एट एनोड एंड विच आर कैथोड रिस्पेक्टिवली। सो आंसर, सी वाज एक्सपेक्टिंग ऑक्सीजन गैस टू बी फॉर्म्ड एट एनोड एंड हाइड्रोजन एट द कैथोड। एग्जैक्टली 1 मार्क्स यहाँ पे पूरे पूरे, क्योंकि एनोड पे बनेगा, एनोड यानी कौन सा टर्मिनल बच्चों? पॉजिटिव। एनोड यानी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव टर्मिनल में कौन सी गैस आएगी? ऑक्सीजन, O2। और नेगेटिव में कौन सी गैस आएगी? हाइड्रोजन। बोले यस की नो? यहाँ पे कौन सी गैस आएगी? हाइड्रोजन। कैथोड पे हाइड्रोजन और एनोड पे ऑक्सीजन। डन, पहला पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट पूछ रहा है, वाई डिड द बल्ब नॉट ग्लो अमृता पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू डिस्टिल्ड वाटर। बताइए, बी वाला पार्ट, इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट नहीं हुई थी फर्स्ट वाले पार्ट में? जब डिस्टिल्ड वाटर था तो इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं कंडक्ट हुई थी? डिस्टिल्ड वाटर, यार अच्छी भाषा में नहीं बोला तुमने, तुमने मतलब, हाँ हाँ, यस, H+ आयंस नहीं देगा, H+ आयंस नहीं देगा। कंडक्टर की बात बेटा मेटल में करो, ये तो इलेक्ट्रोलाइट है, और इलेक्ट्रोलाइट के अंदर कौन मूव करता है? आयंस, है ना? यस, कोई भी आयन रिलीज नहीं करेगा। डिस्टिल्ड वाटर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेरा आंसर इनसे ज्यादा बेटर है, इट विल नॉट प्रोड्यूस एनी आयन। यही लिखे हो, तो अब आंसर शीट में है तो पूरे मार्क्स मिलेंगे। बट इट ऑल्सो हाँ, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, मगर क्यों? इट विल नॉट, हाँ, प्रोड्यूस एनी आयन। जरूरी नहीं H+ बेटा, कोई भी आयन। समझ गए ना? नमक डाल दोगे तो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी। मैंने बोला था ना आप लोगों से, 3 इडियट वाला एक्सपेरिमेंट, है ना? सो डिस्टिल्ड वाटर इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप इसके अंदर नमक डाल देंगे तो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी, बिकॉज नमक NaCl है। H+ की बात नहीं कर सकते हम हर बार, Na+ और Cl- आयनाइज कर देगा, चार्ज प्रेजेंट हो जाएंगे। थर्ड पार्ट, विच सबस्टांस was added by अमृता टू distilled water। बताओ भाई, क्या मिलाया इसने? क्या मिलाया, क्या लग रहा? हाँ बिल्कुल सही, क्या मिलाया है? HCl। बैटरी में क्या डालते हो? हल्का सा एसिड। क्या डालते हैं? एसिड, जिससे कि आयनाइजेशन क्रिएट हो जाए, है ना? तो बिल्कुल सही, HCl इज द राइट चॉइस। HCl मिला दो तो भी सही है। मैंने क्या कहा? नमक मिला दो तो भी सही है। H2SO4 मिला दो तो भी सही है। पूरे मार्क्स मिलेंगे HCl में ही मिलेंगे। देखो बेटा, यहाँ पर आपके पास में H2SO4 और NaCl है। अब इस पे आपका टीचर मार्क्स HCl में नहीं काट सकता, क्योंकि ब्रैकेट में लिखा हुआ है और एनी अदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। चाहे आपको जो मिलाना हो मिला दो, चाहे आप कॉपर सल्फेट मिला दो। समझ गए ना? मेन है उसके अंदर आयन होने चाहिए, और बड़े इजिली आयन होने चाहिए। समझ गए ना? बड़े इजिली मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, मतलब क्या? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना? मगर यदि आप इसमें वो डाल दोगे, विनेगर, चाउमीन में खाते हैं जो विनेगर डाल दोगे, तो उसमें लाइट तो जलेगी मगर बहुत जोरदार बल्ब नहीं जलेगा, बिकॉज दैट इज अ वीक एसिड, दैट इज अ वीक एसिड, और इलेक्ट्रोलाइट अच्छा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, यस, फॉर विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट, बेटा ये मतलब जिनको आंखों से सही नहीं दिखाई देता उनके लिए ये क्वेश्चन है। बट आप लोगों ने किया कि नहीं किया? नहीं किया तो इसको होमवर्क है, करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28, करा कि नहीं करा? करा होगा बिल्कुल। 27 में क्या हो गया ना 27। ओके, 28 क्वेश्चन नंबर। तो 27 में 3 मार्क्स ईच, 1 पार्ट का था, 1 मार्क्स का था। कितने मिले? ठीक।
चलिए सेकेंड पार्ट देखते हैं 28। Sarah took 2 ml of dilute NaOH solution in a test tube and added 2 drops of phenolphthalein solution into it। लो भाई साहब, शुरू में क्या ले लिया इसने? NaOH solution ले लिया। हाँ, बेस ले लिया है, NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, और इसमें से क्या डाल दिया? फिनोफ्थलीन डाल दिया। 2 drops of phenolphthalein solution into it. The solution turned pink into the color. She added H2SO4 in the above solution। लो, पिंक होने के बाद में इसने क्या डाल दिया? H2SO4, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। H2SO4 in above solution drop by drop until the solution in a test tube become colorless। मतलब पूरा का पूरा एसिडिक हो गया। क्या हो गया? पूरा का पूरा एसिडिक। 40 drop of dilute H2SO4 were used to change the color from पिंक टू कलरलेस। मतलब बच्चों पहले क्या था? 2 ml आया, उसके बाद में 40 ड्रॉप इसने ये मिलाया, ठीक है। When Shara added drop of NaOH to the solution, the color changed back to pink again। Okay, Sarah now tried the activity with the different volume of NaOH, recorded her observation, volume of dilute NaOH taken in milliliter इतना, और यहां पर लग रहा है 20, 3 पर कितना लग रहा है? 30, 4 पर लग रहा है 40। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेस्ड ऑफ आवर इंफॉर्मेशन। If Sara used concentrated H2SO4 in place of dilute H2SO4, how many drop will required to change the color? Observe। बताओ, 40 से ज्यादा, 40 के इक्वल, 40 से कम, 40 से ज्यादा, बताइए क्या है करेक्ट आंसर फर्स्ट का? सी वाला, मतलब नंबर ऑफ ड्रॉप्स ग्रेटर देन 40। हाँ, आप, हम नहीं बताएंगे बेटा पेपर में, हम सॉरी नहीं बताएंगे हम आपको। ड्रॉप्स इज ग्रेटर देन 40, आपको कोई जानकारी नहीं देगा वहां एग्जाम। हाँ, आपने क्या लगाया? चलिए तो देखिए, हाँ ठीक है। सो करेक्ट आंसर देखिए, फर्स्ट आंसर है अपने पास में, इट इज लेस देन 40। क्या होगा? लेस देन 40। अब जिन लोगों ने ग्रेटर लगाया भाई साहब, वहां तो आपको 0 दिए जाएंगे बिल्कुल पक्के से। अच्छा, जस्टिफाई करो भाई, चलो जस्टिफाई करो, क्या जस्टिफाई किया? क्यों? क्यों कंसंट्रेशन में कम लगेगा वॉल्यूम? क्यों कम लगेगा? वाटर के मॉलिक्यूल नहीं रहते। ये लिखे क्या हो बताओ, लिखे क्या हो प्रिंस, क्या लिखे हो? नहीं करे हो? क्या? अच्छा बेटा, बिना वाटर के तो दोनों सोल्यूशन नहीं बना सकते हो, चाहे कंसंट्रेटेड हो चाहे वो हो। आंसर देखिए, अरे बेटा सिंपल बात करनी थी आपको, बात केवल H प्लस पे जानी थी। बिकॉज कंसंट्रेटेड H2SO4 गिव मोर H प्लस आयन देन डाइल्यूट एसिड। क्लियर हुआ? तो यस, तो यदि आपने दोनों पार्ट सही लिखे हैं तो 0.5 प्लस 0.5, ठीक है, तब आपको मिलेंगे इसमें 1 मार्क्स, 2 मार्क्स टू, हाँ 1। चलिए आगे देखते हैं सेकेंड पार्ट। Sara measured 20 drops of dilute H2SO4 and its find volume to be 1 ml। If Sara, मतलब बेटा देखो, मतलब 20 ड्रॉप पे 1 ml बन रहा है। If Sara observed a change in color of NaOH solution by mixing 3 ml of H2SO4, then how many ml she did at 2 test tube initially। कह रही है कि अगर if Sara observed a change in color of NaOH solution by mixing 3 ml of H2SO4, अगर चेंज इन कलर 3 ml H2SO4 में मिल रहा है, हाउ मेनी ml ऑफ NaOH शी एड टू द टेस्ट ट्यूब इनिशियली। तो बताइए कि उसने कितने ml NaOH शुरुआत में डाला था, बताओ भाई, बना कि नहीं बना ये? और वाला किया है। चलिए इसका सोल्यूशन देखिए, यहां पर देखिए बेटा, 1 ml H2SO4 जो है, 1 ml H2SO4 का मतलब है 20 बूंद। 1 ml H2SO4 का मतलब है 20 ड्रॉप। इसका मतलब 3 ml H2SO4 आपने डाला है, मतलब कितना हो जाएगा? 60 ड्रॉप, 60 ड्रॉप। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? एक 3 ml H2SO4 का मतलब हो गया 60 ड्रॉप, और विच विल न्यूट्रलाइज 6 ml ऑफ NaOH, जो कि 6 ml NaOH को न्यूट्रलाइज करेगा। मतलब 3 ml जो H2SO4 है वो किसके इक्वल है? 6 ml
NaOH के। ठीक है, तो देखिए नंबर 1 यहाँ पर जो आपको चार्ट दिया गया था क्वेश्चन में, ये देखिए 2 ml के लिए कितना ड्रॉप लगता है 20, 3 ml द वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट ml NaOH टेकन 2 ml। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ml लिया और यहाँ पे ड्रॉप, तो 2 ml अभी मैंने आपको बताया 1 ml में कितने, 1 ml में कितनी ड्रॉप्स थी, हाँ अभी बताया ना मैंने आपको 1 ml में कितनी ड्रॉप्स थी 20, 1 ml में कितनी ड्रॉप थी 20, तो यहाँ H2SO4 के आप कितने ml ले रहे हो, यहाँ पे ड्रॉप्स हैं, तो 1 ml में जब 20 ड्रॉप हैं तो यहाँ पे बोलो कितनी ड्रॉप हो गई 40, और यहाँ पर 20 का मल्टीप्लाई कितनी 60, और यहाँ पे 20 का मल्टीप्लाई कितनी 80 ड्रॉप्स। ठीक है ना, मतलब 40 ड्रॉप को 20 ड्रॉप जो है न्यूट्रलाइज करती हैं। यस, सो वॉल्यूम ऑफ NH कितना लिया जाएगा अपने पास में 2 ml, और 2 ml जो है न्यूट्रलाइज करेगा H2SO4 को कितने को 20। ठीक है, इस तरीके से 3 ml 30 को और 4 ml 40 को, एंड देन पूछा गया है कि बताइए कि 3 ml को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना MH लगेगा बच्चों, तो 3 ml के लिए जस्ट डबल लगेगा, बोलो कितना आंसर आएगा 6। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हो गया। हाँ, तो 3 ml H2SO4 को 3 मिलीलीटर H2SO4 को 6 मिलीलीटर NaOH क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और वाला, Sarah take 10 drop of dilute H2SO4 in a test tube and added 2 drop of phenolphthalein solution into it. Then she added NaOH solution dropwise. Sarah observed a change in color after adding 20 drop of NaOH. What change in color she would observe? बहुत सिंपल क्वेश्चन, बताओ क्या होगा, कलर क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा, बिल्कुल सही। पहले कलरलेस होगा, पहले कलरलेस तो पहले ही से था, कलरलेस क्या होगा, है ना, पहले पहले आपके पास में क्या था, सारा ट्रेक H2SO4 था, तो H2SO4 में उसने फिनोल्फ्थलीन डाला, तो आपको पता है कि एसिड में जब तक एसिड रहेगा तब तक फिनोल्फ्थलीन असर नहीं करेगा, तो पहले पहले कलरलेस रहेगा, भले ही फिनोल्फ्थलीन अंदर है बट फिर भी क्या रहेगा, कलरलेस रहेगा। बट जैसे ही बेस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी वैसे क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। क्या, देखिए आपको पूछा नहीं गया यहाँ पे, जो पूछा नहीं गया क्यों बता रहे हो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन उसने कहीं पूछा कि विच रिएक्शन टेक्स प्लेस, कहाँ पे, व्हाट चेंज इन कलर बोला है, कहाँ बोला है बताओ, अरे सी तो अगला है ना, पहले बी की बात करो, बी के और की बात करो, सी तो नेक्स्ट वाला है, हम बी की बात कर रहे हैं, तो बी वाले में कुछ नहीं पूछा गया है, तो बी वाले में कोई रिएक्शन नहीं लिखनी भाई साहब, तो बी की बात देखिए आंसर, और कलर विल चेंज फ्रॉम कलरलेस टू पिंक, जो कलर होगा वो बेटा कलरलेस से पिंक में चला जाएगा, फिनोल्फ्थलीन इन कलर कलरलेस इन एसिडिक सोल्यूशन एंड टर्न्स पिंक इन द बेसिक सोल्यूशन, बेटा ये लिखना था। हाँ, अब थर्ड पार्ट में अब आते हैं, ठीक है ना, तो केवल इसमें आपको लिखना था कि कलर विल बी चेंज इनटू द पिंक, अगर आपने पिंक वर्ड यहाँ पे जाहिर किया है तो आपको बिल्कुल मिल जाएंगे, है ना। ऊपर वाले में देखिए 4 मार्क्स का है, तो मतलब ऊपर वाला 1 मार्क्स, नीचे वाला फिर 2 मार्क्स का इधर जाएगा, और इसका आधे वाले में 2 मार्क्स जाएंगे, मतलब ऐसा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा, ठीक है ना। यस, 2 मार्क्स, तो आपने यदि आधा और वाला सही किया है तो उसकी जगह 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। देन थर्ड पार्ट, 1, 1 मिनट बेटा, 1 मिनट, हाँ, नहीं 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 नहीं, ये वाला जो बी वाला आएगा ये 1 मार्क्स का आएगा, ये और टोटल का नहीं है ना, ये तो इस वाले का और है ओनली, सो दिस विल बी गिवन 1 मार्क्स, हाँ, तो 1 + 1 कितना हो गया 2, एंड दिस विल बी गिवन 2, तो 2 + 2 = 4, अब सही है, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा, ठीक है। अब आइए देखते हैं सी वाला पार्ट, हाँ, write a balance chemical equation for the reaction taking place in the above experiment which is following true and why, the reaction A, हाँ ठीक है, देखो पहला काम क्या करना है, पहले आपको बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखनी है, इक्वेशन लिखनी है जो ऊपर हो रही है, ठीक है ना, अब एक्सपेरिमेंट में, उसके बाद में बताना है कि ये कौन सा सही है, मतलब 1 नंबर रिएक्शन लिखने के और 1 नंबर इसमें से 1 मार्क्स इसमें से आएंगे, तो आंसर रिएक्शन अब लिखनी थी आपको, रिएक्शन, यस, रिएक्शन इज 2 NaOH आपने लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड,
प्लस H2SO4 क्या बन जाएगा? सोडियम सल्फेट प्लस 2H2O। किसको बनी रिएक्शन? लिखते सही। नहीं लिखी? आपने लिखी? यही लिखी ना? हाँ, तो Na2SO4 तो बनेगा ही, मतलब गलत हो गई। गलत हो गया, गलत हो गया बेटा। आपने पढ़ा है एसिड प्लस बेस इक्वल टू क्या बनता है? सॉल्ट एंड वाटर। बेटा ये मैं समझा रहा हूँ, ये लिखना नहीं था आपको। उसने ये नहीं बोला टाइप ऑफ रिएक्शन भाई, उसने ये बोला क्या रिएक्शन हुई है ऊपर के केस में। ठीक है ना? तो आपको सॉल्ट बन रहा है, मतलब Na2SO4 तो बनना था ना, बिना उसके बने कैसे हो जाएगी रिएक्शन? तो ये रिएक्शन लिखी है, तो आपको 1 मार्क्स। हाँ, द टाइप ऑफ रिएक्शन ऑप्शन में बोला गया कि बताइए कौन सी। बोलो न्यूट्रलाइजेशन है कि नहीं है? है, और बताया था मैंने जब जब न्यूट्रलाइजेशन होती है तब तब क्या होती है? डबल डिस्प्लेसमेंट। तो आंसर इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाँ, अब ये जस्टिफिकेशन इसका नहीं देने की कोई जरूरत थी, ये जो इन लोगों ने दिया है यहाँ पे इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, सीधे सीधे ABCD। तो इसका कोई जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है ना? अच्छा लिखा है, बट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ओके, कौन सा सही है और क्यों है, इसीलिए जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। समझ गए? एक एक वर्ड की मीनिंग निकल रही है, तो जस्टिफिकेशन दीजिए भाई। जस्टिफिकेशन क्या है? जस्टिफिकेशन ये है कि इसमें NaOH और H2SO4 हैं। NaOH में Na क्या होगा? प्लस OH क्या होगा? माइनस। H2 में H2 क्या होगा? SO4 क्या होगा? माइनस। आयन एक्सचेंज हो जाएंगे बच्चों, प्लस वाला माइनस के साथ और माइनस वाला प्लस के साथ। Na चला जाएगा SO4 के साथ, और HOH किसके चला जाएगा? H2O, तो H2O बन जाएगा ये, और ये बन गया। Base NaOH is getting neutralized and forming salt and water. It is double displacement as Na ion being replaced by H plus and OH minus ion by SO4 minus 2. It is precipitation reaction because Na2SO4 is soluble in water. In case अगर Na2SO4 पानी में soluble नहीं होता, so that time it will be a precipitation, मगर अभी ये precipitation reaction नहीं है, क्योंकि Na2SO4 पानी में घुल गया है। क्लियर हो गया ना? सही है। तो ये रीजन अगर आपने लिखा है, रिएक्शन लिखी है, टिक लगाया है, तब आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने केवल रिएक्शन लिखी है सही तो 1 मार्क्स, केवल न्यूट्रलाइजेशन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट पे टिक लगाया है तो 1 मार्क्स। हाँ, ठीक है ना? और नीचे लॉजिक पूरा लिखा है, मतलब ये दोनों पार्ट के मिलाकर के बेटा 1 मार्क्स है ना, और इस पार्ट का 1 मार्क्स। तो ऐसा टोटल 2 मार्क्स बनेगा। ठीक है? क्लियर? हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 29 किया नहीं किया ना? बाहर का था, अभी नहीं पढ़ाया। 29 आउट ऑफ सिलेबस अभी, मतलब आउट ऑफ पोर्शन। ये भी आउट ऑफ पोर्शन। देन इसके बाद ये वाला भी आउट ऑफ पोर्शन, ये वाला भी आउट ऑफ पोर्शन। 30 ये किया ना? सेक्शन सी बना कि नहीं बना? नहीं किया? क्या भाई बोल नहीं रहे हो? बोलो। किया है, चलिए यस। क्वेश्चन नंबर 30 पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। ओके, देखते हैं। 30 Arnav was making notes. He wrote down the following statement from his understanding. Reflection from the curved surface, मतलब बच्चों बात हो रही है रिफ्लेक्शन की। ओके, concave mirror can produce both real and virtual images depending on the position of object. ठीक है भाई, बताओ सही बात है कि गलत बात है? कॉनकेव मिरर दोनों इमेज बनाता है, हाँ या ना? चलो आप लोग कह रहे हो सही, मैंने लिख दिया सही। कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्रोड्यूस रियल इन्वर्टेड इमेज रिगार्डलेस द पोजीशन। कॉन्वेक्स मिरर केवल आपकी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है, सही कि गलत? बोलो। सही, कुछ बोल रहे हैं सही, कुछ बोल रहे हैं गलत। तो भैया जिसने सही बोला है तो पहले 0 दे दो अपने आप को। जिसने सही बोला है, कॉन्वेक्स मिरर बेटा केवल और केवल एक ही केस में बनाता है और वर्चुअल इमेज बनाता है। तो जिन्होंने सही बोला वो 0 दे दो, है ना? सौम तुम्हारी आवाज आई है सही की? हाँ, नहीं बोले हो? बोला करो। देखो थर्ड क्वेश्चन, इन बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर द इमेज लोकेशन कैन बी डिटरमाइन यूजिंग द फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, जहां vf इक्वल टू ये, v इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप पढ़ लिया। बताइए आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? टी नंबर, पहला और थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। चलिए चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये। 30। चलिए फर्स्ट एंड थर्ड बिल्कुल सही, जिनने डी लगाया टिक, है ना, वो बिल्कुल सही है। सो आंसर इज 1 एंड थर्ड, 1 मार्क्स। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है।
चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द बिलो विच एक्सप्लेन द रीजन फॉर परसीव द डे स्काई एज ए ब्लू। आसमान नीला क्यों दिखाई देता है, इसके लिए सही रीजन क्या है? A sunlight passes through the atmosphere. Shorter wavelengths such as blue color is scattered more and other colors. More than other colors. Blue color scatter हो जाता है बाकी कलर की तुलना में. B point. The sky appear blue because all the color are scattered equally, but the blue light is stronger and more visible to the human eye. The blue color of the sky is due to the longer wavelength, like red and orange scattering more than shorter wavelength, making blue stand out more. The atmosphere contains blue color particle that give a sky its blue appearance. बताइए क्या लगाया आप लोगों ने? ए लगाया है। चलिए, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ए है। बताया गया था आपको कि बेटा 7 कलर की वेवलेंथ होती हैं और स्कैटरिंग इफेक्ट में जिस कलर का वेवलेंथ सबसे कम होता है उसका स्कैटरिंग क्या होती है, ज्यादा होती है। एज सनलाइट पासेस थ्रू द एटमॉस्फेयर, रेले स्कैटरिंग कॉजेज शॉर्टर वेवलेंथ सच एज ब्लू एंड वॉयलेट टू स्कैटर मोर। ब्लू कलर की वेवलेंथ सबसे कम होती है, तो बेटा इसकी स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होगी, मतलब ब्लू कलर बहुत छितर जाएगा, फैल जाएगा, है ना। इसलिए हमारी आंखें जो होती हैं ब्लू कलर को देखती हैं। क्लियर हो गया? एंड अवर आईज मोर सेंसिटिव फॉर द ब्लू कलर रेदर देन वॉयलेट। तो यदि आप स्पेक्ट्रम के हिसाब से देखें तो विबग्योर होता है VIBGYOR। तो बेटा सबसे पहला कलर वॉयलेट और इंडिगो होते हैं, शुरू के 2 कलर। तो एक्चुअली स्कैटर तो यही होते हैं, मगर वॉयलेट किसका पार्ट होता है? ब्लू का। किसका पार्ट होता है? ब्लू का। तो हमारी आंखें जो ब्लू कलर के लिए ज्यादा सेंसिटिव होती हैं, तो इसलिए हमारी आंखें उस वॉयलेट को भी ब्लू के रूप में ही देख पाती हैं। यस। नेक्स्ट पार्ट, एशरसन रीजन। चलिए, किया इसका आंसर। हाँ, एशरसन, अ पॉइंट ऑब्जेक्ट प्लेस एट ए डिस्टेंस 26 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर, फोकल लेंथ 26 है, इमेज विल फॉर्म एट इंफिनिटी। ओके, ऑब्जेक्ट भी 26 पर है और फोकल भी 26 पर है, तो भैया बिल्कुल सही बात है, इमेज विल फॉर्म एट infinity. For the above statement 1 upon v plus 1 upon u give v equal to infinity. चलिए भाई साहब, तो आपने कहा है सी का मतलब क्या? a is true but r is false. अच्छा, a is true and r is false. करेक्ट, a is true but r is false. देखते हैं क्यों। देखिए, this gives v equal to infinity, तो आपके पास में यहाँ पे पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 26 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए फॉर्मूला 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन यू, बोलो, प्लस 1 अपॉन वी। होता है कि नहीं होता है? अब भाई इसकी जो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ है वो 26 है। फोकल लेंथ कितनी है? 26। बताओ कॉन्वेक्स लेंस की, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव की नेगेटिव? बोलो बोलो बोलो। कॉन्वेक्स की, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव की नेगेटिव? ये देखो नेगेटिव बोल रहे हैं, पता नहीं है, कुछ पॉजिटिव बोल रहे हैं कुछ नेगेटिव बोल रहे हैं। आर यू श्योर है क्या? बोलो। पॉजिटिव। कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, मतलब 1/26। बेटा देखो लाइट यहाँ आएगी ना, तो फोकस इस तरफ बनेगा ना, तो फोकल लेंथ तो पॉजिटिव होगी, इक्वल टू 1/u। यू कितने पे रखा है? बोलो बोलो भाई, यू कितने पे रखा हुआ है? 26 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर, तो अपने पास में u इक्वल टू -26, पॉइंट ऑब्जेक्ट -26 पे। क्लियर है? और आपके पास में 1/v। देखो भाई, ये देखिए, पहली चीज कॉन्वेक्स मिरर में ये बात बिल्कुल सही है, द इमेज विल नॉट फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कॉन्वेक्स के लिए अगर इमेज इंफिनिटी पे होनी चाहिए थी, तो ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा होना था? फोकस पे, तभी इंफिनिटी पे बनती। तो ऑब्जेक्ट तो इसके अंदर आ ही नहीं सकता है, तो इमेज इंफिनिटी पे बनेगी नहीं। और यदि यहाँ पर v की बात की जाए, तो 1/26 प्लस 1/26, यानी 1/v इक्वल टू 2/26, मतलब v इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। जो v बनेगा बेटा 13 सेंटीमीटर पे बनेगा, मतलब यहाँ कहीं पर बनेगा अपने पास में, यहाँ पर। तो दोनों बिल्कुल अपने पास में, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है और सेकंड स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। ठीक है ना, सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है। बट ऐसा लग रहा है कि जब आपको फोकल लेंथ में दिक्कत है, तो इसका मतलब आपने ये तुक्का मारा है। ठीक है, क्योंकि आपको v निकलना आना चाहिए। चलिए,
तो आंसर हो गई सी, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। क्लियर हुआ? अच्छा आप ये बताइए क्वेश्चन को देख करके, नहीं नहीं सुनिए, अब आपसे क्लियर कर लेते हैं। यहां पर ये बताइए कि ऑब्जेक्ट क्या फोकल लेंथ पे रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ है? हाँ, मतलब तुक्का कंफर्म हो गया। आपने कह दिया कि ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ पे रखा हुआ है। देखिए आपने बहुत गलत बात कह दी। कैसे कह दी गलत बात, समझिए। क्वेश्चन को पढ़ना इंपॉर्टेंट है। आप कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ पे रखा हुआ है, समझिए इस चीज को। हाँ, फोकस पे। हाँ, तो देखिए उसने कंफ्यूज करने की पूरी कोशिश करी है कि भैया ऑब्जेक्ट जो है 26 पे रखा है और फोकस भी 26 है। तो बेटा फोकस इस तरफ कितनी है? 26। कितनी है फोकस इस तरफ? 26 ही दी है ना? कितनी दी है? फोकस 26 ही तो दी है। हाँ 26 ही है फोकस। और ऑब्जेक्ट किधर पे रखा है? 26। तो इधर तो रख नहीं सकते हो ना। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखोगे? यहाँ रखोगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो इमेज इसकी कभी इन्फिनिटी पे बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी कि नहीं बनेगी? क्यों भाई? बाकी लोग बोलो, बनेगी कि नहीं बनेगी? नहीं बनेगी ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे होता तो इमेज आपकी इन्फिनिटी पे बनती। यहाँ तो ऑब्जेक्ट फोकस पे है ही नहीं है, तो इन्फिनिटी पे नहीं बनेगी। इसीलिए देखो क्या लिखा हुआ है फर्स्ट वाले में, नॉट फॉर्म एट इन्फिनिटी, नॉट फॉर्म एट इन्फिनिटी। समझ में आया? हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 का हो गया। अब 33 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। ओके, the above image shows the formation of an image with the optical instrument. Okay, identify the optical instrument shows schematically rectangle in the image. चलो भैया बताओ ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? क्या मिरर है कि लेंस है? कॉन्केव मिरर है कि लेंस है? ये रेक्टेंगल के अंदर क्या बनेगा, कॉन्केव मिरर या कॉन्केव लेंस? चलिए आपने कहा कॉन्केव लेंस, देख लेते हैं। कॉन्केव लेंस। हाँ, व्हाट टाइप ऑफ इमेज? वर्चुअल, वर्चुअल, इरेक्ट, और क्या? डिमिनिश्ड। बेस्ड ऑन द मेजरमेंट गिवन ऑन द इमेज कैलकुलेट द फोकल लेंथ। बता दो भाई फोकल लेंथ क्या है? कितना निकाले फोकल लेंथ? नहीं निकाल पाए? सब बता लिए, फोकल लेंथ नहीं बनी। तुक्का मारे हो? बी नंबर वाला? अच्छा, और ऊपर वाला तुक्का नहीं है? ऊपर वाला नहीं किए? ए सी नहीं किए हो, बीच वाला तुक्का है। चलिए देखते हैं भाई। तो फर्स्ट वाला पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 का ए। द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट शोन अ फिगर इज अ कॉनकेव लेंस। बिल्कुल सही है बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि कॉनकेव लेंस में जितनी भी आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी मूव करो, एक ही तरफ इमेज बनती है, पीछे की तरफ। बोलो यस और नो, क्लियर कि नॉट क्लियर? तो आपका पीछे की तरफ इमेज बनती, यही वाला केस आपको देखने को मिलता है। सो आंसर इट इज कॉनकेव लेंस, बिल्कुल सही है। सेकेंड, द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल इमेज, बिल्कुल सही है, तो दूसरे में भी आपको पूरे मार्क्स मिल गए। एंड थर्ड वाला जो है आपको फोकल लेंथ फाइंड करनी थी, तो फोकल लेंथ यदि आपने फाइंड की है, इसने कह दिया यूजिंग द फॉर्मूला। हाँ, फोकल लेंथ फाइंड कर लिए -20। किसी की आई क्या? नहीं आई। चलो मैं सॉल्व करवा देता हूँ कैसे करेंगे। देखो बच्चों, आप जानते हो लेंस का फॉर्मूला 1/f इक्वल टू क्या होता है? बोलो 1/, हेलो, मेरे जोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा। 1/v। हाँ, क्या भूमि ने सही बोला कि गलत बोला? सही बोला। तुम तो 1/u कह रही थी। सो 1/v माइनस 1/u, तो 1/f इक्वल टू, भूमि बताओ v की वैल्यू कितनी है? v की वैल्यू कहाँ पे बेटा डायग्राम में दिखी हुई है? ऑब्जेक्ट है कि v की वैल्यू कितनी है? 20। v की वैल्यू कितनी है? ये इमेज बन रही ना, इमेज ये बन रही कि ये बन रही है? सोचो जरा, बताओ कौन सी ऑब्जेक्ट है, कौन सी इमेज है? कौन सा ऑब्जेक्ट है? हाँ, कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सी इमेज है? नहीं पता? 10 क्या? 10 क्या ऑब्जेक्ट की इमेज? इमेज तो क्या लिखूं यहाँ, 10 की -10? हाँ, अभी 10 बोल रहे हो -10 बोल रहे हो? 10 लिखूं? जैसे 10 लिखा आपने, आपको मिल जाएंगे जीरो। क्या मिल जाएंगे? जीरो। देखो बेटा ऑप्टिकल सेंटर से पीछे की तरफ चलना पड़ रहा है, तो -10 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? -10। अब बताओ भाई, -1/u, u की वैल्यू बोलो। -20। u की वैल्यू कितनी?
-20। तो यहाँ एक माइनस लगा दिया है हमने पार्थ, तो एक माइनस और लगाएं कि ना लगाएं? पार्थ लगा दें? भूमि तुम क्या कह रही हो, लगाएं कि ना लगाएं? नहीं लगाएं? लगाना पड़ेगा। अरे भूमि बिल्कुल क्या हो गया एकदम से, कितने क्वेश्चन आ गए सर जी। हाँ देखो बेटा लगाना पड़ेगा क्योंकि u की खुद की वैल्यू माइनस में है। चलो सॉल्व करें। सो 1/f इक्वल टू माइनस ऊपर आएगा -1/10 प्लस 1/20। एलसीएम बोलो कितना आएगा 10 और 20 का? 200। ताली बजाओ इसके लिए। है, इसको माला पहनाएंगे अपन क्लास के बाद में, है ना। 20 आएगा, है ना बेटा। तो 10 का डिवाइड किया तो कितना आ गया? 2, है ना। और ऊपर क्या आएगा, +2 की -2? अरे बोल दो। -2। बैठ अरे +2 आ रहा है इसका। अरे बेटा -2 आएगा, 20 में 10 का डिवाइड करोगे और इधर पे 1 का मल्टीप्लाई होगा, तो 20 में 10 का डिवाइड किया तो 2, और 2 इंटू -1 -2, और इधर पे क्या आएगा +1। तो 1/f इक्वल टू कितना आएगा बोलो ऊपर? -1/20। तो पलट दो तो फोकल लेंथ कितनी आ गई? -20 किलोग्राम की सेंटीमीटर वेदांत सेंटीमीटर, ठीक है ना। सो आंसर इक्वल टू कितना हो गया? -20 सेंटीमीटर। नोट करो भाई, ऐसे करना था क्या, छोड़ के आ गए इतना सरल क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन विजुअली इंपेयर्ड वालों के लिए, आपको मार्क्स इसमें नहीं मिलेंगे आपको, है ना। केवल आपको ये बता देता हूं मैं। अंडर व्हाट कंडीशन कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म अ वर्चुअल इमेज? तो भैया कॉन्वेक्स लेंस का वर्चुअल इमेज एक ही केस में बनता है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द लेंस एंड इट्स फोकल पॉइंट। जब लेंस और फोकल पॉइंट के बीच में आपका ऑब्जेक्ट रहता है, लेंस मतलब ऑप्टिकल सेंटर और फोकल पॉइंट के बीच में, तब आपका यहाँ पे वर्चुअल इमेज बनती है। सेकेंड क्वेश्चन, what does a piece of paper catch fire allow sunlight to pass through a convex lens into a paper? जब पीस ऑफ पेपर से सनलाइट डाली जाती है, पीस ऑफ पेपर में सनलाइट डाली जाती है, तो क्या करता है बेटा कॉन्वेक्स लेंस? पूरी की पूरी लाइट को एक ही जगह पे फोकस कर देता है। Convex lens focus parallel rays of sunlight to a single point, that is called focal point. Sunlight contains energy. When this light is concentrated to the small point, the energy density increases significantly. This focus light energy raises the temperature at the focal point, which can become high enough to ignite the piece of paper placed at that point, और कागज जलने लगेगा। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 34। अटेम्प्ट आइदर ऑप्शन ए और बी, या तो ऑप्शन ए अटेम्प्ट करें या बी अटेम्प्ट करें, ठीक है। चलिए फर्स्ट वाला पार्ट, हाँ इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द 8 ओम, बिल्कुल सही, 4 ओम बिल्कुल सही है। एंड करंट इक्वल टू हाउ मच? 1 एम्पियर। करंट निकली क्या? हाँ करंट पूछी गई थी सेकंड पार्ट में, करंट पूछी गई थी, करंट फ्लोइंग थ्रू द 4 ओम रेजिस्टेंस, कितना आई करंट? करंट 4 ओम से बोल रही थी, 2 ओम कैसे आएगी बेटा? नहीं 2, हाँ करंट, अच्छा नहीं बेटा गलत बात, देखिए अरे सुनिए बच्चों पहले सुन लो। देखिए बेटा आपके पास जो इफेक्टिव सर्किट बनेगा, ये प्लस ये माइनस, ये यहाँ पे 4 ओम और यहाँ पे 8 और 8 का पैरेलल कितना आया है? 4 ओम। बोलिए आया है कि नहीं आया है? तो ये सर्किट इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। बेटा करंट पूरे सर्किट में एक ही फ्लो होगी अगर टोटल करंट आप निकालोगे। यस, तो आई इक्वल टू वी अपॉन आर। बोलिए वोल्टेज आपने कितना वोल्ट लगाया है? 8 वोल्ट। और रेजिस्टेंस ये वाला 4 और ये वाला 4 दोनों सीरीज में है कि नहीं है? तो सीरीज में ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा? 8, 8 से 8 कैंसिल। बोलिए आंसर कितने ओम? 1 एम्पियर, 1 एम्पियर सॉरी। तो आंसर इक्वल टू 1 एम्पियर। तो अगर आपका एक पार्ट सही है, फर्स्ट में आपको 4 ओम्स, सेकंड में आप 0 दे दीजिए, गलत किया आपने, तब भी कुछ नहीं मिलेगा बेटा, 1 मार्क्स में ज्यादा गुंजाइश नहीं रहेगी, फॉर्मूला लिखने पे भी मार्क्स नहीं मिलेगा कोई खास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 34 के बाद, जिन्होंने ए नहीं किया उनको बी करना था। बी वाले में भी बोला गया है करंट इन 12 ओम रजिस्टर, 12 ओम से जाने वाली करंट बतानी है, एंड डिफरेंस इन द रीडिंग ऑफ एमीटर A1 एंड A2। लियो भाई, भाई कितना अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है A1 और A2 में जाने वाली रीडिंग बताइए, डिफरेंस। अरे भैया जितनी करंट यहां से जाएगी उतनी करंट यहां से जाएगी, उतनी करंट यहां से जाएगी, तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा? 0, क्योंकि दोनों सेम है तो डिफरेंस 0 आएगा। अब कह रहा करंट इन 12 ओम, मतलब इससे जाने वाले रेजिस्टेंस में कितनी करंट होगी। कैसे करेंगे बच्चों? देखो 24 और 24 का पैरेलल कितना आ जाएगा? 12, जस्ट हाफ। बेटा लिख लो 1/r इक्वल टू 1/24 प्लस 1/24, ठीक है। एलसीएम आ गया बेटा 24, 24 2/24, तो कितना आ गया? 1/12। सो आर इक्वल टू आ गया कितना बेटा? 12 ओम, राइट। आर इक्वल्स टू 12 ओम। नाउ आई इक्वल्स टू वी बाई आर, वी बाई
आर। तो देखिए वोल्टेज आपने कितना लगाया है 6 का, और रेजिस्टेंस देखो बेटा इसका 12 और इसका भी 12, 12 यहाँ पे और 12 यहाँ पे सीरीज में है, तो 12 12 कितने हो गए 24। तो 6 से 24 कितने बार 1/4। आंसर कितना आ गया 0.25। तो चेक करते हैं आंसर। यस बिल्कुल सही। रेजिस्टेंस 24 ओम, करंट 0.25 एंड दे आर द सेम रीडिंग A1 एंड A2, सो डिफरेंस विल बी 0। डिफरेंस इक्वल टू 0। क्वेश्चन ने बोला है डिफरेंस कितना होगा, तो डिफरेंस विल बी 0। बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35। हाँ कह रहा है आइडेंटिफाई द डिफेक्ट। भैया तो सबसे पहले देखते ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पर इन लोगों ने कौन सा लेंस यूज किया है। यहाँ पर इन लोगों ने कॉन्वेक्स लेंस यूज किया, इसका मतलब ये हाइपरमेट्रोपिया है। क्या है? हाइपरमेट्रोपिया। आइडेंटिफाई द डिफेक्ट ऑफ विजन एंड व्हाट काइंड ऑफ लेंस। भैया लेंस यूज करोगे कॉन्वेक्स। क्या यूज करोगे? कॉन्वेक्स यूज करोगे। ड्रॉ द लेबल डायग्राम दैट शोज द डिफेक्ट ऑफ विजन इन अबव केस बिफोर करेक्शन। तो बेटा ये करेक्शन है और आपको कह रहा है कि बिफोर करेक्शन। तो बिफोर करेक्शन के लिए आप अगर आपका ऑब्जेक्ट यदि सीधे आती रेज, तो क्या करता बेटा ये फोकस करता। ये जो आंख है आपकी सीधे कहां फोकस करती? रेटिना के बाहर, रेटिना के बाहर। इसीलिए आपने कॉन्वेक्स लेंस या कन्वर्जेंट लेंस लगाया है जिससे कि ये रेटिना पर फोकस करे। तो करेक्ट आंसर इसका देखिए, करेक्ट आंसर यस। ये देखिए ये हाइपरमेट्रोपिक आई है और ये इसका खराब आंख। यदि खराब आंख में अगर आप सॉरी मैंने इन्फिनिटी कर दिया। हाँ अगर आप नियर पॉइंट, ओरिजिनल नियर पॉइंट, मेरे को इन्फिनिटी नहीं करना था, हालांकि इसमें भी कोई गलती नहीं है, मगर फिर भी ऐसा क्यों करें, जो बुक में दिया गया उसी को हम बेस मानेंगे। ये देखिए अगर आप नियर पॉइंट पे ऑब्जेक्ट को रखते, नियर पॉइंट मतलब एक्चुअली 25 सेंटीमीटर पे आप ऑब्जेक्ट को रखते, तो इसकी इमेज कहां पर बनती? बाहर बनती। तो इसलिए आपने करेक्ट करने के लिए आपने क्या लगाया? एक लेंस लगाया। तो लेंस जो होगा नियर पॉइंट को पीछे की ओर शिफ्ट कर देगा, मतलब अब आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट ये बन जाएगा। ठीक है? यस ठीक है। सो ये आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन जाएगा। यस। तो देखिए ये हो गया हमारा आंसर। हाइपरमेट्रोपिया इज द डेफिशिएंसी ऑफ विजन एंड द लेंस इज कॉन्वेक्स लेंस। कह रहा कि कौन सा प्रॉब्लम हुआ है, तो हाइपरमेट्रोपिया हुआ है। कौन सा लेंस यूज करोगे? कॉन्वेक्स लेंस। और बेटा करेक्ट आंसर ये है, दिस इज हाइपरमेट्रोपिक आई, मतलब डिफेक्टेड आई। चलिए ठीक है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसमें कहाँ का नहीं दिखता है? इसमें पास का नहीं दिखता। गलत गलत गलत। इसे फार साइटेडनेस बोलते हैं बेटा। कुछ बच्चे बोल रहे हैं नियर साइटेडनेस, नो बेटा, इसे फार साइटेडनेस बोलते हैं। नहीं मायोपिया का मत बताओ बेटा, मैं हाइपरमेट्रोपिया का पूछ रहा हूँ। चलिए ये हो गया। हाँ अगला विजुअली इंपेयर्ड वाला बच्चों होमवर्क कर लेना। सब होमवर्क करने हैं आपको, कल चेक करेंगे। ठीक है ना। जब तक नहीं होगा पूरा होमवर्क तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36। A student need to make a 0.12 ohm resistor. Shear copper wire इतना, resistivity इतना, determine the cross sectional area of the wire, calculate the length of wire required for 0.12 ohm resistor। चलिए भाई देखिए रेजिस्टेंस है दिया गया है, आर दिया गया है 0.12, कैलकुलेशन बेस्ड है ना। शी हैज अ कॉपर वायर ऑफ 0.88 डायमीटर, मतलब बेटा 2r इक्वल टू 0.80, यानी कि r इक्वल टू 0.40, ये हो गया डायमीटर। रजिस्टिविटी दी गई है, आपको कह रहा क्रॉस सेक्शनल एरिया फाइंड करो। ऑल यू नो बच्चों, r इक्वल्स टू होता है रो एल बाई ए। बोलो होता है कि नहीं होता? r इक्वल्स टू होता है रो एल बाई ए। सबसे पहले बोला है इसका एरिया फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो ऑल यू नो एरिया इक्वल टू होता पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर यानी पाई का मतलब पाई, आर का मतलब रेडियस का मतलब डायमीटर का हाफ। अभी निकाल भी दिया मैंने ऊपर। तो बेटा देखो डायमीटर का हाफ कितना आया है? 0.40। क्या था ये? मिलीमीटर। सो इट इज इक्वल टू 0.40 mm। चलो तो सॉल्व करते हैं। पाई इंटू 0.40 mm का मतलब 10⁻³ का स्क्वायर। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? ये देखो हम यहां तक आ गए ना। 0.40 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। चलो सॉल्व कर लें। पाई का मतलब कितना होता है बेटा? 3.14। 0.40 बेटा इसको मैं क्या लिखूंगा? 40/100। 40/100 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर। एक जीरो से एक जीरो क्या हो गया? कैंसिल हो गया। चलो ध्यान से देखो, तो यहां पर क्या आएगा? यहां पर आएगा 3.14, 4 का स्क्वायर 16, नीचे
3 का 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10 की पावर -6। क्लियर बच्चों? अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो 16 3.14 इंटू इसको सॉल्व कर लो तो 0.16 इंटू 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर। ये देखो हम यहाँ तक आ चुके हैं। अब थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। 3.14 में 0.16 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो आपका आंसर आ जाएगा 5.024 इंटू, चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ, 3.14 इंटू 0.26 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 0.16 कितना आ गया 0.5024। सो ये आ गया 0.5024 इंटू 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर। बेटा देखो ये वाला डेसिमल यहाँ पे है, अगर इसको एक डेसिमल आगे लाओगे तो क्या होता है 10 का डिवाइड हो जाता है। तो क्या हो जाएगा 5.024 और 10 का डिवाइड हो जाएगा अपॉन में 10। पढ़े होगे चौथी क्लास में कि अगर डेसिमल को राइट साइड लाओ तो 10 का मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, लेफ्ट साइड लाओ तो 10 का मल्टीप्लाई करते हैं। इंटू 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर, तो 10 ऊपर चला जाएगा तो माइनस का 6 और माइनस का 1 कितना हो गया 10 की पावर -7। ये आ गया आंसर। सो एरिया क्या बचेगा बच्चों 5 इंटू 10 की पावर -7 मीटर स्क्वायर। अब आपको कह रहा है कि रेजिस्टेंस निकालो, सॉरी लेंथ निकालो। तो चलिए हम जानते हैं कि फॉर्मूला होता है R इक्वल्स टू रो L बाई ए। सो रो L इक्वल टू क्या हो गया आर ए बाई एल। बेटा रेजिस्टेंस कितना दिया गया है 0.12। एरिया अभी निकाल लिया हमने, एरिया अभी निकाला। चलो यहाँ सॉल्व करता हूँ। L इक्वल टू आर की वैल्यू 0.12, अभी लेंथ निकाली है, क्या निकाली एरिया, सॉरी नॉट लेंथ, 5 इंटू 10 की पावर -7 और रो कितना दिया गया है 1.8 इंटू 10 की पावर -8। बेटा सब कुछ सॉल्व करो, आंसर आएगा L इक्वल टू 3.33। तो जो होगा अप्रोक्सीमेटली लेंथ होगी कितनी होगी 3.33 फॉर 0.12 ओम ऑफ रेजिस्टेंस। सो लो बेटा, बहुत बढ़िया, सो लो आराम से, सो रहे हो ना? ठीक है तो बेटा परीक्षा में आना तय है, आज बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना, बिल्कुल तय है ये सवाल का आना परीक्षा में इस टाइप का। बेटा फॉर्मूला आपने कौन सा लिखा R इक्वल टू रो एल बाई ए, है ना? आपने एरिया नहीं कहा बेटा, दे दो 0.5, दया के अंक हैं ये तो, है ना? वो भी उसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा, ये दया के अंक हैं, डिपेंड करेंगे, ठीक ना? तो 0.5 आउट ऑफ 3, ठीक है, दे दीजिए 0.5 आउट ऑफ 3। चलिए अगला सवाल बढ़ते हैं। ये हो गया, दोनों क्वेश्चन हो गए 3 मार्क्स के। ये करना नहीं था 37, देन 38। हाँ 38 में बात करते हैं, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज यूज इन डीएसएलआर कैमरा टू शो द इमेज। भैया कौन सा लेंस है, साफ दिख रहा है कॉन्वेक्स लेंस है। क्वेश्चन नंबर कौन सा चला 38। हाँ बिल्कुल सही बात है, कॉन्वेक्स लेंस है और कॉन्वेक्स लेंस की इमेज बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। तो बेटा यहाँ पे 2 मार्क्स तो इसके मिल गए आपको। हाँ व्हाट टाइप 2 मार्क्स आपके मिल गए। चलिए नेक्स्ट, अटेम्प्ट आइदर सी या डी। आपको या तो सी यूज बनाना है या डी बनाना है। फोटोग्राफर इज यूजिंग डीएसआर कैमरा विद a lens of focal length 50 mm. Take a close photograph of a small object. The lens project the image onto the camera of sensor that is located 60 mm behind the lens. Calculate the object distance. देखो भाई, behind the lens, तो मतलब यहाँ पे कैसा इमेज बनेगी, सबसे पहले डायग्राम बना दो। देखिए तो क्वेश्चन कर रहे हैं, एक फोटोग्राफ है डीएसएलआर कैमरा में, यहाँ पे लेंस यूज कर रहा है, तो लेंस अपन को पता है कॉन्वेक्स है, फोकल लेंथ आपके पास 50 है, मतलब एफ इक्वल टू हो जाएगी +50 mm। mm मतलब 10 की पावर -3 कर लो, या तो आपका आंसर भी mm में आएगा। चलो तो इसको mm ही रहने दो, कोई बात नहीं। कह रहा है द लेंस प्रोजेक्ट एन इमेज ऑन टू द कैमरा सेंसर दैट लोकेटेड 60 mm बिहाइंड द लेंस। अब कह रहा है कि यहाँ पर इसकी इमेज बन रही 60 mm बिहाइंड द लेंस, मतलब भाई साहब यहाँ पर ये जो इमेज है लेंस के पीछे, मतलब ये इस तरफ कहीं पर बन रही होगी 60 mm। तो आपका ये हो जाएगा 60 mm। आपको पता करना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगी, तो लगा दीजिए लेंस फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। एफ का मतलब आपने देख लिया प्लस का 50, वी का मतलब भी प्लस का 50, क्यों, क्योंकि रियल इमेज बन रही है और रियल इमेज हमेशा लेंस के पीछे बनती है, मतलब इस तरफ। यस
तो वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। सो 1/u इक्वल टू 1/u इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/v माइनस 1/f। देखिए यहाँ से 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। सो आप 1/u को यहाँ ले आइए, तो 1/u इक्वल टू 1/v माइनस 1/f। ऐसा कर दो या जैसे करते हो वैसे कर दो। सो 1/u इक्वल टू 1/u इक्वल टू 1/v। v कितना बना है 60 पे, माइनस एफ भी कितना है 50। बेटा सॉल्व कर लो, आंसर आ गया 300 मिलीमीटर। करेक्ट आंसर क्या है 300 mm। आया किसी का, आया है। सो u की वैल्यू माइनस आएगी। द नेगेटिव साइन विल इंडिकेट दैट द ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड 300 mm इन द फ्रंट ऑफ लेंस। मतलब जो लेंस के फ्रंट में ऑब्जेक्ट आपका रखा होगा, ये चीज बता रहा है u का नेगेटिव वैल्यू। ऑन द अपोजिट साइड ऑफ इमेज, सो द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब डिस्टेंस की बात बोलिए तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव लेनी है, सो दैट इज इक्वल टू 300 mm। नेक्स्ट इसके और वाला पार्ट, और वाला किया कि किसी ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया। चलिए तो और वाले पार्ट को एज अ होमवर्क, ठीक है। विजुअली इंपेयर्ड भी आपको होमवर्क करना है, ठीक है। देन अच्छा, ये और वाले में ही सब कुछ है, ठीक है। ये वाला पार्ट भी आपको पूरा का पूरा एज अ होमवर्क करके लेके आना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। आप लोगों ने सबने किया 39। 39 अटेम्प्ट आइदर ऑप्शन ए और बी। चलिए क्या कहा जा रहा है कि द पावर डेसिपेशन इन 100 ओम रेजिस्टेंस इक्वल टू 81 वॉट। कैलकुलेट द करंट इन सर्किट, द रीडिंग इन द वोल्टमीटर V2, द रीडिंग इन द वोल्टमीटर V1। देखिए ध्यान से सुनिए, नहीं तो क्या मतलब होगा अगर फिर से बार बार करने के बाद भी नहीं बनेगा सवाल, तो ऐसे तो करवाते रह जाएंगे अपन कई बार। देखो क्या कह रहा है बेटा कि आपको बताना है ऑप्शन ए या बी, आइदर अटेम्प्ट करना है, ठीक है, वो तो ठीक बात है। कह रहा द अरेंजमेंट ऑफ द रेजिस्टेंस दिया गया है, द पावर डेसिपेशन इन 100 ओम। कह रहा बेटा जो 100 ओम में जो पावर जा रही है वो 81 वॉट की है, 81 वॉट की है। तो आपको बताना है कि कितना करंट इन द सर्किट, करंट इन द सर्किट। चलिए पहला फॉर्मूला P इक्वल टू होता है, P इक्वल टू होता है VI, एक फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। और तीसरा फॉर्मूला होता है P इक्वल टू VI हो गया। और तीसरा फॉर्मूला हमारे पास होता है P इक्वल टू I स्क्वायर R, I स्क्वायर R। बच्चों देखो आपके पास में पावर दी गई है और रेजिस्टेंस दिया गया है और निकालना है करंट इस रास्ते से। चलो तो निकाल लेते हैं। तो P इक्वल टू आई स्क्वायर आर लगा दो यहाँ पे। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे, पावर यहाँ पे 100 ओम पर दी गई है 81 वॉट, तो यहाँ पे आ गया 81 इक्वल टू आई का स्क्वायर, आई का स्क्वायर पता नहीं है, इनटू रेजिस्टेंस कितना दिया गया है बेटा 100। कितना रेजिस्टेंस दिया गया है 100, तो 81 अपॉन 100 इक्वल टू हो गया आई का स्क्वायर। सो आई इक्वल्स टू अंडर रूट 81 अपॉन 100। 81 का रूट आएगा 9, 100 का रूट आएगा 10, तो 9/10 मतलब 0.9। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 0.9 एम्पियर, फर्स्ट वाले का आंसर। करंट जो जाएगी दैट इज इक्वल टू 0.9 एम्पियर, ठीक है बेटा। 0.9 एम्पियर चली गई करंट, बहुत बढ़िया। अब देखो, अब कह रहा है रीडिंग इन द वोल्ट मीटर V2 एंड रीडिंग इन द वोल्ट मीटर V1। बेटा यहां से करंट 0.9 एम्पियर आई है, तो 0.9 एम्पियर जब करंट आएगी तो ऊपर यहाँ पे भी जाएगी और नीचे यहाँ पे भी जाएगी, ठीक है ना। अब 0.9 एम्पियर करंट दोनों में जाएगी, तो आपको बताना है कि ऊपर V1 ये वाला पार्ट और V2 ये वाला पार्ट कितना होगा, ठीक है। चलिए कैसे निकालते हैं V1 और V2, मतलब ये वाला वोल्टेज भी चाहिए है और ये वाला वोल्टेज भी चाहिए है। बच्चों देखो 25 और 25 का पैरेलल निकाल लो, 25 और 25 का क्या निकाल लो पैरेलल। बेटा इस कंडीशन में हाफ हो जाएगा वोल्टेज यानी 12.5 रेजिस्टेंस। देख लो, सो 1/R इक्वल टू 1/25 प्लस 1/25। तो R की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 25/2, बोले तो 12.5, 12.5। मतलब इसका जो टोटल रेजिस्टेंस आपका बनेगा, जो टोटल रेजिस्टेंस आपका बनेगा वो 12.5 बनेगा। टोटल रेजिस्टेंस हो गया 12.5। नाउ वोल्टेज इक्वल टू होता है I इंटू आर। तो
करंट कितनी जा रही है बेटा 0.9 और रेजिस्टेंस कितना बन गया 12.5। तो 12.5 में 0.9 का गुणा कर दो 12.5 इंटू 0.9 12.5 इंटू 0.9 इक्वल्स टू 11.25। मतलब बच्चों यहां पर जो वोल्टेज आया दैट इज 11.25 11.25। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर। तो इस वाले में जितना वोल्टेज आ गया 11.25, फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में 11.25। अब बोल रहा है ऊपर वाले में कितना वोल्टेज आएगा। देखो बेटा ऊपर वाले में कितना वोल्टेज आएगा। ऊपर वाले में जो वोल्टेज आएगा, ऊपर का जो वोल्टेज है V2 वो इन दोनों में बढ़ गया है, कुछ इसमें गया है और कुछ इसमें गया है। तो ये वाला वोल्टेज तो हमने निकाल लिया 11.25, ठीक है ना। अब ये वाला वोल्टेज हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे, हमारे पास फॉर्मूला होता है P इक्वल टू वी आई। P इक्वल टू वी आई, तो V इक्वल टू हो जाएगा P अपॉन आई बच्चों। तो P की वैल्यू, पावर यहाँ पे 81 है और करंट भैया अपन ने कितनी निकाली है, करंट अपन निकाली है 0.9 0.9। तो यहाँ पे कट गया 810, तो 9 से कितना आ गया 90 90। मतलब इसके ऊपर वोल्टेज आ रहा है 90। या तो कुछ गलती हुई है बट या तो सही हुआ है, तो चलिए आंसर चेक हो जाएगा। हाँ जी देखिए फर्स्ट वाला बिल्कुल सही है, करंट हमारी 0.9 एम्पियर आ चुकी है। सेकेंड वाले में वोल्टेज 11.25, अरे बिल्कुल सही है, 11.25 वोल्ट आया है V2 में और V1 में कितना आया है 90 वोल्ट। V1 देख लें एक बार कैसे आया 90 वोल्ट। V1 इक्वल टू होता है ये वाले फॉर्मूले से, P इक्वल टू V इंटू आई, तो V इक्वल टू P अपॉन आई। तो पावर अपॉन करंट कर दी तो अपने पास वोल्टेज आ गया 90 वोल्ट। तो टोटल वोल्टेज इसका वोल्ट प्लस इसका वोल्ट, तो कितना हो जाएगा 90 प्लस 11.5, आंसर हो गया 101.25। मतलब ये जो सिस्टम है हमको कितने का वोल्टेज देगा 101.25 का वोल्टेज हमको देगा, वही आगे जाके नीचे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। चलिए ये हो गया। अब इसके बाद भाई साहब ये क्वेश्चन नंबर बी और वाला, आप लोगों ने कौन सा किया, ए वाला कि बी वाला, दोनों नहीं किए। हाँ ए वाला किया, बी वाला नहीं किया। तो बी वाला नहीं किया है तो इसको एक बार करने की कोशिश करिएगा, समय ज्यादा हो रहा है इसलिए बी वाला आप ड्यू करते हैं अपन लोग, ठीक है। देन इसके बाद ये वाला विजुअली इंपेयर्ड भी आप लोग होमवर्क करके लाएंगे, ये वाला भी होमवर्क है और ये वाला भी होमवर्क है। अभी रुक जाइए, आप लोग जाना नहीं है आप लोग को, चलिए डन। तो ये पेपर इस तरीके से पूरा हो